बात कर रहे थे कि क्या क्या चीजें करनी है आपने। हमने बात की कि आपने सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में हमने बात की कि आपने एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, आपने इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या चीजें करनी है। इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन में आपने साइनस ट्रैक्ट को देखना है। ठीक है, आपने देखना है कि पेरिडोन्शियम की कंडीशन कैसी है। ठीक है, आपने देखना है कहीं कोई रूट फ्रैक्चर्स तो नहीं है। ठीक है, क्लोजली चेक करना है विथ मैग्निफिकेशन एंड इल्यूमिनेशन whether there are cracks present on the tooth or not, because अगर उसके दांत में cracks हैं या उसके दांत में इंट्राओरली आप चेक करते हैं नैरो पॉकेट है, तो उस दांत इट इज नॉट एडवाइज दैट यू डू अ रीट्रीटमेंट ऑन दैट। अगर नैरो पॉकेट मौजूद है यानी कि वर्टिकल रूट फ्रैक्चर का वो खदशा है या क्रैक्स मौजूद है, वो क्रैक्स जो कि पेनिट्रेट कर रहे हैं टूवर्ड्स द चैम्बर या पल्प कनाल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केसेस यू वोंट डू अ रीट्रीटमेंट, यू वुड रादर गो फॉर एन एक्सट्रैक्शन। इसके अलावा इंट्राओरली में चेक करेंगे कोई ऑक्लूजल वेयर फैसेट्स तो नहीं है, तो आपको उस चीज से भी पता चलेगा ऑक्लूजल वेयर फैसेट्स है, इसका मतलब वेयर का पेशेंट देयर कुड बी एनी काइंड ऑफ अ फ्रैक्चर गोइंग ऑन इन द टूथ, द रीजन ऑफ फेलियर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक्स्ट्रा ओरल इंट्रा ओरल के बाद आपने रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करनी है। ठीक है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में आपने कौन सा रेडियोग्राफ्स करने हैं। आप 3 तरह के रेडियोग्राफ्स कर सकते हैं। सबसे पहले पेरी एपिकल रेडियोग्राफ, दूसरे लेवल पे आप चेक करेंगे बाइट विंग। बाइट विंग क्या बताएगा? बाइट विंग बताएगा कि आपकी पेरिडोंटल लेवल्स क्या है इस दांत के, क्योंकि किसी भी दांत को रीट्रीटमेंट करने से पहले उसकी रेडियोग्राफिक एवेल्युएशन करेंगे तो पता चलेगा कि आया पेरिडोंटल कहीं ऐसा तो नहीं है जनरलाइज पेरिडोंटाइटिस है या क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस है या एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस है। उस केस में ऐसा तो नहीं है क्योंकि पेरिडोंशियम बिल्कुल ही नीचे जा चुका है, बोन लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, तो बाइट विंग विल एक्चुअली टेल यू द पेरिडोंटल लेवल्स। एंड द थर्ड थिंग, किस तरह का कौन सा एक्सरे करेंगे। अगर दोनों से काम नहीं हो रहा तो देन यू विल गो टुवर्ड्स सीबीसीटी। ठीक है, सीबीसीटी कितनी रेडिएशन होती है? 48 टू 200 समथिंग, सॉरी 23 टू 488 माइक्रोसीवर्ट्स तक इसकी रेडिएशन होती है। ठीक है, पेरी एपिकल रेडियोग्राफी डिपेंड करता है कि आप कितनी करवाते हैं, इसी तरह ओपीजी भी डिपेंड करता है। ओपीजी की अबाउट 22 माइक्रोसीवर्ट्स होती है। ठीक है, और जो पेरी एपिकल रेडियोग्राफ होती है इट कैन डिपेंड फ्रॉम 3 टू 21 कितने आप लेते हैं। ठीक है, बाइट विंग की भी इसी तरह ही होती है। रेडियोग्राफिक एवेल्युएशन में आप रेडियोग्राफ में आपने क्या क्या देखनी है, आपने क्या क्या चीजें देखनी है रेडियोग्राफ में। आपने कैरीज देखनी है। ठीक है, आपने रिकरेंट कैरीज को देखना है, आपने क्राउन की मार्जिन्स को देखना है। ठीक है, आपने पेरिडोन्शियम को देखना है। ठीक है, आपने सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट देखना है कि सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट आया है कि नहीं है। ठीक है, आपने बोनी लीजन्स देखने हैं, लीजन तो नहीं है कोई, तो बोन में कोई लीजन तो नहीं पड़ा हुआ है, कोई रेडियोल्यूसेंसी तो नहीं है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट देखना है, क्वालिटी ऑफ रूट कनाल ट्रीटमेंट देखना है, इसमें ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी भी आ जाएगी। ठीक है, आपने इसमें देखनी है कोई परफोरेशन तो नहीं हुई हुई। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, मिस कनाल्स तो नहीं है, ये सब रेडियोग्राफ में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, दिस विल एड यू इन टेलिंग वेदर रीट्रीटमेंट इज नीडेड, वेदर रीट्रीटमेंट वुड बी सक्सेसफुल और नॉट। ठीक है, सीबीसीटी किन केसेस में करवाएंगे और कौन सा करवाएंगे। सीबीसीटी नॉर्मली उन केसेस में करवाएंगे जिन केसेस में पेरीएपिकल रेडियोग्राफी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सीबीसीटी आप उन केसेस में करवाएंगे जिन केसेस में आपको शक है कि कोई पेरीएपिकल लीजन किसी रूट के साथ एसोसिएटेड है और वो पेरीएपिकल रेडियोग्राफ में नहीं आ रहा। ठीक है, साइज ऑफ द लीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए करवाएंगे आप सीटी स्कैन, सीबीसीटी स्कैन। ठीक है, रूट रिजॉर्प्शन को देखने के लिए करवाएंगे, ज्यादातर रूट रिजॉर्प्शन को देखने के लिए करवाते हैं। ठीक है, रूट रिजॉर्प्शन को देखने के लिए करवाते हैं, साइज ऑफ द लीजन को देखने के लिए करवाते हैं।
लीजन एसोसिएशन को देखने के लिए करवाते हैं, लीजन कौन से टूथ के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, कौन सा सीबीसीटी करवाएंगे, ठीक है, लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू, लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू और स्मॉल वॉक्सल साइज, स्मॉलेस्ट वॉक्सल साइज। क्या फायदा होगा, डिक्रीज हो जाएगी रेडिएशन और इंक्रीज हो जाएगा रेजोल्यूशन। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई है। रेडियोग्राफिक एवेल्युएशन के बाद जो चीज आ जाती है वो आ जाती है कंपैरेटिव टेस्टिंग। सर मैं पहले भी बता चुका हूं, कंपैरेटिव टेस्टिंग में आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तीन चीजें क्या आती हैं कंपैरेटिव टेस्टिंग में आपके पास, परकशन टेस्ट आ जाता है, ठीक है, बाइट टेस्ट आ जाता है और ट्रांस इल्यूमिनेशन, परकशन टेस्ट, बाइट टेस्ट, ट्रांस इल्यूमिनेशन और ये पेल्पेशन। ठीक है, ये सारे टेस्ट जब आप कर लेंगे, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब आप करेंगे ट्रीटमेंट प्लानिंग। इधर तक कोई किसी चीज में कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप, कोई बात नहीं समझ में आई हो या बोरिंग लेक्चर लग रहा हो, ड्राई लग रहा हो तो लेट मी नो, ताकि मैं फिर थोड़ा एडवांस करूं। सर साइनस ट्रेसिंग के लिए कौन सा एक्सरे सूटेबल रहेगा? साइनस ट्रेसिंग के लिए आइडियली पेरीएपिकल रेडियोग्राफ करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि जीपी जो आप यूज करें साइनस ट्रेस करने के लिए वो आप यूज करें ग्रेटर देन 25 या ग्रेटर देन 30 की स्टैंडर्डाइज जीपी। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में, ये मुझसे मेरे सुपरवाइजर ने सवाल पूछा था, अगर किसी पेशेंट में एक्स्ट्रा ओरल साइनस है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ओरल साइनस को ट्रेस करने के लिए आप जीपी यूज करें, जीपी बार बार मुड़ी जा रही है, तो क्या चीज यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं? किसी ने कुछ बोला, कोई बोलना चाहता है तो बता दे। सर क्वेश्चन रिपीट। किसी पेशेंट को एक्स्ट्रा ओरल साइनस है, ठीक है, यानी कि चिन पे या कहीं पे एक्स्ट्रा ओरल साइनस बन गया है। अब एक्स्ट्रा ओरल साइनस को ट्रेस करने के लिए अगर आप जीपी यूज करेंगे तो अक्सर जीपी मुड़ जाती है, जीपी इतनी स्टिफ नहीं रहती, तो क्या चीज यूज करेंगे एक्स्ट्रा ओरल साइनस को ट्रेस करने के? तो जीपी को एंड से कट करके भी तो यूज कर सकते हैं अगर उसका, मतलब अगर आप, मैं बोलूं कि सेकंड ऑप्शन क्या है, किसी वजह से जीपी नहीं जा रही तो क्या चीज यूज करें? फाइल स्टेराइल स्टेराइल वायर यूज करेंगे आप। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट प्लानिंग पे। सर तो इस वायर का भी कोई डायमीटर होगा? फाइन वायर यूज करेंगे, नैरो वायर जो आपका उसका वायर 0.3 मिलीमीटर का वायर हो, इस तरह का वायर यूज करें, स्ट्रेट वायर यूज करें जिससे आप उसको ट्रेस कर सकें तो वो पाथवे में चला जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा स्टिफ वायर भी नहीं होना चाहिए, हमें फाड़ना नहीं है एपिथेलियम को, हमें कोई नैरो फ्लेक्सिबल बिल्कुल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल वायर यूज करना। ठीक है जी, ठीक है। लाइगेचर वायर भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन स्टेराइल होना चाहिए वो। ठीक है, अब ट्रीटमेंट प्लानिंग किसी भी केस की करनी है आपको, ठीक है, तो आपको याद रखना है, कोई भी आपने लॉन्ग केस में भी आपसे ट्रीटमेंट प्लानिंग किसी चीज की करवाई जाती है, किसी टूथ को रिलेटेड, तो आपको 4 प्लान बनाने होते हैं उसके। ठीक है, वैसे तो आइडियली प्लान बनाने होते हैं, लेकिन पेशेंट के सामने 4 प्लान रखने होते हैं। ठीक है, पहला प्लान है टू डू नथिंग, दूसरा प्लान है
एक्सट्रैक्ट द टूथ। तीसरा प्लान है नॉन सर्जिकल रूट कैनाल ट्रीटमेंट या नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट, ठीक है। और चौथा प्लान है सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। आप डू नथिंग कब करते हैं? डू नथिंग जब करते हैं जब आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स ऐसी ना मिली हो कि उस वक्त ट्रीटमेंट आपको करना जरूरी हो। लेट सपोज पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो और नॉट विलिंग टू गेट द ट्रीटमेंट डन, अभी अर्जेंसी नहीं है उसको, डिले कर रहे हैं आप प्रोसीजर को, डेफर कर रहे हैं, तो डू नथिंग कब करेंगे आप? जब आपको डिले करना है प्रोसेस को, आपको प्रोसीजर को डिले करना है या पेशेंट को डिले करना है, या कोई डायग्नोस्टिक सैंपलिंग रह गई है तो आप उस वक्त नहीं करेंगे, ठीक है। या पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, डिले है, ठीक है, डायग्नोसिस आपका डायग्नोस्टिक सैंपलिंग रह गई है कोई, ठीक है, या पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, इन सारी सूरत हाल में आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट कब करेंगे टूथ को? कोई खास सूरत हाल होगी जिसमें आपने टूथ को एक्सट्रैक्ट कर देना है, कोई बताएगा कौन सी सूरत हाल है वो? वर्टिकल रूट फ्रैक्चर, और पेरियोडोंटल सवेयर पेरियोडोंटल डिजीज, मोबिलिटी बहुत ज्यादा, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 मोबिलिटी करो जाए। वर्टिकल रूट फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया आपका ग्रेड 3 पेरियोडोंटल डिजीज, ग्रेड 3 पेरियो डिजीज, ठीक है जी। और Poor crown root ratio. पुअर क्राउन रूट रेशियो, बोलते जाएं, सब आते हैं आप लोगों को, समझे? Root पेपर में fracture हो, increased periodontitis हो, extensive bone loss हो, caries हो. एक्सटेंसिव बोन लॉस है, और फर्केशन इन्वॉल्वमेंट में सर कर देंगे। फर्केशन इन्वॉल्व हो, फर्केशन ग्रेड 3 फर्केशन हो, प्रोसीजरल एरर हुआ हो कोई जो नॉट एमिनेबल टू रिपेयर, नॉट नेगोशिएबल लेजेस जो नॉन नेगोशिएबल लेजेस हो, ठीक है। short obturation. शॉर्ट ऑब्जर्वेशन तो ऑब्वियसली ट्रीटेबल है ना, ठीक है। ऑलरेडी रीट्रीटमेंट हुआ हो 2 दफा, मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट हो रहा हो, वो रिपेयर नहीं हो रहा हो, हील नहीं हो रहा हो, पेशेंट की इम्यून कंडीशन पुअर हो, पेशेंट जेरियाट्रिक पेशेंट हो, कैन नॉट अंडरगो सच एन फ्रैक्चर हो जाए एक्सटेंसिव, कोई। ठीक है। दांत वर्टिकल रूट फ्रैक्चर कर जाए, दांत क्रैक कर जाए, रूट में आपको क्रैक्स नजर आ रहे हो, ठीक है। क्राउन रूट रेशो बात कर ली हमने, हमने बात कर ली कोई ऐसा ऊपर इम्पेडिमेंट है, यानी कि कोई ऐसा इम्पेडिमेंट है जो कि रिमूव नहीं हो सकता है, या अगर रिमूव होगा तो पीछे कुछ नहीं रहेगा। हम पोस्ट में बात करेंगे, जब हम पोस्ट रिमूवल की भी बात करेंगे, तो पोस्ट रिमूवल में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही होता है कि पोस्ट रिमूव करने के बाद कितना टूथ स्ट्रक्चर बाकी है। It is important it is not important what has been taken out, it is important what has been left behind, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। इन केसेस में आप एक्सट्रैक्ट कर देंगे। नॉन सर्जिकल रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप कब करेंगे? नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट कब करेंगे आप? ये हमने पहले बता दिया था कि अगर आपके पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करेंगे, जब आपके पास स्किल्स मौजूद हों, पेशेंट को कन्विंस कर लें आप। 74 to 98% इसका सक्सेस रेट है, ठीक है। 74 to 98% इसका सक्सेस रेट है, ठीक है। ये लेस इन्वेजिव है, ठीक है, और लेस डैमेजिंग टू द पेरियोडिक, लेस डैमेजिंग टू द पेरिडोन्शियम, लेस डैमेजिंग टू द पेशेंट, कोई सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती, मोर इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू द इम्प्लांट्स, ठीक है। ये सारे रीजंस हो सकते हैं। होल्ड ऑन,
ठीक है जी, ये सारे रीजंस की बेसिस पे आप इसको नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट के क्या मसाइल हैं? सर्जिकल ऑप्शंस अगर आप पेशेंट को देते हैं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या दे सकते हैं? सबसे पहले तो ये है, ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं पेशेंट को? पेरी रेडिकुलर क्यूरेटाज करवा लो, ठीक है, रूट एम्प्यूटेशन करवा लो, रूट रिसेक्शन करवा लो, रूट एम्प्यूटेशन, हेमी सेक्शन, हेमी सेक्शन करवा लो, ठीक है, और फाइनली हेमी सेक्शन है, रूट रिसेक्शन है, रूट रिसेक्शन रूट एम्प्यूटेशन एक ही बात हो जाती है, और इंटेंशनल रिप्लांटेशन। ठीक है, ये सारे सर्जिकल ऑप्शंस है, पेरी रेडिकुलर क्यूरेटाज, रूट एम्प्यूटेशन, हेमी सेक्शन, रूट रिसेक्शन और इंटेंशनल रिप्लांटेशन। ठीक है, ये सारे सर्जिकल ऑप्शंस हो गए, लेकिन सर्जिकल ऑप्शंस का इशू क्या है? सर्जिकल ऑप्शंस में डिलेड होगी हीलिंग, इन सारी वजहों से मोर एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, डिलेड हीलिंग होगी, मोर इन्वेजिव होगा। ठीक है, लेकिन सर्जिकल ट्रीटमेंट कुछ केसेस में करवाने की जरूरत पड़ ही जाती है, जब एक्स्ट्रा रेडिकुलर इन्फेक्शन हो, जब फॉरेन बॉडी रिएक्शन हो, जब ट्रू सिस्ट हो। तो इनफैक्ट अगर परसिस्टेंट और पेरी रेडिकुलर डिजीज के अलावा कोई भी चीज है इटियोलॉजी में पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज की, तो वो सब सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही हल होनी है। ठीक है जी, तो दिस एंड्स अप द टॉपिक ऑफ डायग्नोसिस। मेरे ख्याल से डायग्नोसिस में इसके अलावा तो और कुछ नहीं रह गया। सर इसमें जो है कहते हैं कि जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो कम टाइम लेता है एज कम्पेयर टू नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट हो जल्दी जाता है, कम टाइम लेता है, लेकिन हीलिंग डिलेड है उसकी। सही। रीट्रीटमेंट टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन हीलिंग जल्दी हो जाता है। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन सर्जिकल रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में, जो हमारा असल टॉपिक। आज हम पोस्ट रिमूवल तक जाएंगे, फिर अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। पोस्ट रिमूवल के बाद जीपी रिमूवल और सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल और जो भी बहुत सारी जितनी भी रिट्रीवल्स हैं वो सब हम सेकंड लेक्चर में। सर सेकंड लेक्चर कल होगा? सेकंड लेक्चर प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, ईद से पहले ही होगा। जी सर। ठीक है, और अगर किसी को जल्दी है तो मैं आज अपने पुराने लेक्चर्स भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरे लास्ट टाइम जो लेक्चर हुए थे उसमें तकरीबन लेक्चर्स अलग हैं, मेरे ख्याल से जूम के 8 लेक्चर्स अलग हैं 30-30 मिनट के। ठीक है, उसके अलावा एक मैंने पूरा सेशन किया था, जो कि मैंने समझे 2-2.5 घंटे का पूरा अलग सेशन किया था। इसमें पूरा मैंने समरी की थी, जो मैं समरी मेरी यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड। ठीक है, तो आप में से जिसको वो चाहिए वो ले ले, और बाकी मैं जो लास्ट टाइम वाले लेक्चर्स है वो भी कर दूंगा, तो अगर किसी को जल्दी कंप्लीट करना है तो उसका भी कंप्लीट। ठीक है सर ये इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट में एपिसेक्टमी आता है? एपिसेक्टमी पेरी रेडिकुलर सर्जरी का टॉपिक है। ओके। मेरे ख्याल से पेरी रेडिकुलर सर्जरी आप लोगों का कवर हो चुका है। नहीं सर, मैं पूछ रही थी सर्जिकल ट्रीटमेंट में आएगा? बिल्कुल, सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये भी आएगा, एपिसेक्टमी आएगा, लेकिन एपिसेक्टमी यही सारी चीजें जो है ना, पेरी रेडिकुलर क्यूरेटाज, रूट एम्प्यूटेशन, हेमी सेक्शन, रूट रिसेक्शन। ये रूट रिसेक्शन है, इसकी व्हाट इज रूट रिसेक्शन? रूट एम्प्यूटेशन इज कंप्लीटली आपने पूरी रूट एम्प्यूटेट कर दी। पार्ट ऑफ द रूट को अगर आप रिसेक्ट करते हो तो वो रूट रिसेक्शन है, या आप उसको कहते हो एपिसेक्टमी है। ओके। ठीक है जी, ठीक आप है इसको एपिसेक्टमी को लिखना चाहें तो सर्जिकल में एपिसेक्टमी भी आ जाएगा, अलग से लिखना चाहें तो एपिसेक्टमी भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमेशा एपिसेक्टमी या पेरी रेडिकुलर सर्जरी आप कब करते हैं? जब आपका ट्रीटमेंट
ऑर्थोग्रेड ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, यानी कि आपने पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज खत्म नहीं हुआ रीट्रीटमेंट करने की वजह से, आपने रीट्रीटमेंट बेहतरीन कर दी है, अब पोस्ट ट्रीटमेंट डिजीज खत्म नहीं हुआ है, नाउ यू विल मूव टुवर्ड्स पेरिरेडिकुलर सर्जरी। ठीक है जी। यस। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, नॉन सर्जिकल रीट्रीट। ठीक है जी। एक नॉर्मल रूट कनाल में और नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट में क्या फर्क है? What is the difference between a normal root canal and a retreatment? The difference between a normal root canal and a retreatment is, in retreatment you have to gain access to the coronal area of the restoration, whereas in a normal root canal you have to gain access through the tooth. ठीक है, यानी कि नॉन सर्जिकल रीट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको कोरोनल एक्सेस कैविटी लेनी है। ठीक है, कोरोनल एक्सेस टू द रेडिकुलर एरिया। ठीक है, अब उसके पाथवे में अगर क्राउन आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? कोरोनल डिसअसेंबली। ठीक है जी, अगर पाथवे में क्राउन आ रहा है यानी कि क्राउन को आपको रिमूव करना है तो आपको उसको क्या कहेंगे? कोरोनल डिसअसेंबली। अब क्राउन डिसअसेंबली करनी है कि नहीं करनी है, यानी कि क्राउन को रिमूव करना है, डिसअसेंबल करना है या प्रिजर्व करना है, ये किन बातों पे डिपेंड करेगा? रिमूव कब करेंगे आप? जब लीकी मार्जिन होंगी। ठीक है, इम्प्रॉपर ऑक्लूजन होगा, रीट्रीटमेंट इम्पॉसिबल है विदाउट रिमूविंग द क्राउन, यानी कि आपको अच्छी एक्सेस चाहिए, नॉट पॉसिबल विद द क्राउन, तब आप रिमूव करेंगे। ठीक है, और कब आप रखेंगे? जब क्राउन सही बना हुआ है, क्राउन विद प्रॉपर मार्जिन है, तब आपने रख लेंगे क्राउन को। ठीक है, दूसरा ये प्रेशियस है क्राउन या ब्रिज लगा हुआ है। ठीक है, रिमूव करने में पेशेंट को क्या मसला नुकसान है? ठीक है, इकोनॉमिक लॉस है, इकोनॉमिकल लेस इकोनॉमिकल है, और प्रिजर्व करने में मोर इकोनॉमिकल है। बट यू हैव टू वे डाउन whether the removal is necessary or presence keeping it is necessary। ठीक है, और प्रेजेंस में एक और बहुत आसान बात है कि आपको आइसोलेशन मेंटेन रहेगी। ठीक है जी, एस्थेटिक्स भी मेंटेन है। एस्थेटिक्स भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, एस्थेटिक्स भी मेंटेन रहेंगे और ऑक्लूजन भी मेंटेन रहेगा। लेकिन फिर सर हम एक्सेस कैसे करेंगे? आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? सर अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो फिर हम एक्सेस कैसे करेंगे थ्रू द उस क्राउन। केस? अगर आप इसको रिप्लेस, अगर आप रिमूव नहीं करते हैं क्राउन, तो आप थ्रू द क्राउन जाएंगे। ठीक है, जी सर। अच्छा जी, अब हम बात करें, हमने क्राउन रिमूव करना है, क्योंकि आइडियली क्राउन रिमूवल करना ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू प्रिजर्विंग द क्राउन। व्हाई? बिकॉज when you are removing the crown, the situation becomes more practical and कह लें कि success rate actually increases because you can visualize a lot more when the crown is off rather than when the crown is on। ठीक है जी, तो considerations क्या है for removing the crown, यानी कि क्या चीजों का ख्याल रखना है आपने रिमूव करने से पहले?
ठीक है, आपने क्या चीजों का ख्याल रखना है? सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि टाइप ऑफ मटेरियल क्या यूज हुआ हुआ है, टाइप ऑफ मटेरियल क्या यूज हुआ हुआ है। यानी कि क्राउन क्या स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, क्या मेटल का क्राउन है, क्या पीएफएम का क्राउन है, या जरकोनिया का क्राउन है, क्या ईमेक्स का क्राउन है, लिथियम डाइसिलिकेट है, जिस भी मटेरियल का क्राउन बना हुआ है, आपने गोल्ड का क्राउन है, किस चीज का क्राउन है, क्या मटेरियल क्या यूज हुआ है। दूसरा, कौन सी ल्यूटिंग सीमेंट लगी हुई है। जैसे हमें पता है कि जितना बॉन्डेड होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा रिमूव करना एज कंपेयर टू द सीमेंटेड, और सीमेंट में भी अगर पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट लगी हुई है तो इजी है, अगर ग्लास आयरन सीमेंट लगी हुई है तो डिफिकल्ट है। तो ल्यूटिंग सीमेंट विल एक्चुअली टेल यू वेदर द डिफिकल्टी इज हाई और लो। ठीक है, और तीसरा, कौन सी आपने डिवाइस यूज करनी है। रिमूविंग डिवाइस कौन सी यूज करनी है। ये 3 कंसिडरेशंस है फॉर फॉर द रिमूविंग द क्राउन। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, क्या डिवाइसेस होती हैं कोरोनल डिसअसेंबली करने की। सर थर्ड पॉइंट बता दें दोबारा। कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट। जी थर्ड पॉइंट ये है कि कौन सी रिमूविंग डिवाइसेस यूज करनी है, वो हम बात कर रहे हैं। मतलब क्राउन देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार ये वाला क्राउन इस डिवाइस से निकलेगा, यार ये वाला क्राउन इस डिवाइस से नहीं निकलेगा। ये कंसिडरेशंस है। आपको क्राउन देखकर क्या सोचना है। लेट्स सपोज आपके पास पेशेंट आया, आपने रीट्रीटमेंट करना है, आप क्राउन देख के आपने क्राउन को निकालना है, तो आपने क्या कंसिडर करना है। आपने कंसिडर ये करना है कि कौन सी सीमेंट लगी हुई होगी। किस तरह पता करेंगे कौन सी सीमेंट लगी हुई है, कौन से डॉक्टर ने किया है, किधर काम हुआ है, क्या डॉक्टर का पेशेंट को पता है क्या है, उससे पता कर सकते हैं। दूसरा, अगर अगर जरकोनिया का लगा हुआ है या सिरेमिक का लगा हुआ है, ईमैक्स का क्राउन लगा हुआ है, तो मोस्ट लाइकली कि वो बॉन्डेड होगा। ठीक है, ये टाइप ऑफ द क्राउन मटेरियल हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा आप मटेरियल यूज कर सकते हैं निकालने के लिए, यानी कि अगर कोई टेम्पररी क्राउन लगा हुआ है तो आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, हम बात करेंगे। 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं। किताब में इस तरह नहीं दिया हुआ, किताब में किताब में कोरोनल डिसअसेंबली डिवाइसेस इस तरह नहीं दी हुई जिस तरह मैं करवाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करूंगा। एक तरह के काफी हाँ जी बोले। तो काफी बंदे जो है सर, मैंने कई दफा क्राउन उतारेंगे सर, सेल्फ प्योर से लगा देते हैं, और उसको उतारना सर इतना मुश्किल होता है कि मतलब सारे क्लिनिक में जो है ना वो काम खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मसला है हमारे यहाँ। these are like issues जो कि बाहर मुल्कों में नहीं है, हमारे यहाँ है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, आई नीड टू कीप द लैपटॉप ऑन चार्ज। अच्छा जी, हमारे पास जो चीजें आ जाती हैं इसमें हमारे पास 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। एक है ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। दूसरा है परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स,
और तीसरा है एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी, 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स है। आज इंशाल्लाह ये आपको चीजें याद हो जाएंगी, ये प्लायर्स के नाम और ये सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स का क्या काम होता है कि ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या काम करते हैं, ये क्राउन को फोर्स करते हैं इनसाइड, यानी कि ग्रास्प कर लेते हैं। जिस तरह हम टूथ फॉर्सेप को यूज करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि क्राउन को ग्रास्प कर लेते हैं। ठीक है, एट द सर्वाइकल लेवल, और जैसे ही आप इनको प्रेस करते हैं तो क्राउन ऊपर पॉपअप हो जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप उसको फर्मली प्रेस करेंगे उतनी ज्यादा फर्मली ग्रिप बनेगी आपकी, और आपका जो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये एक्चुअली प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जब जो ग्रिपर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं इनके। ठीक है, तो ये इस तरह मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। उसकी पहले सबसे पहले याद कर लें कि ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप्स, ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी, ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनमें KY प्लायर्स हैं। ठीक है, ट्राइडेंट क्राउन रिमूवर है। ठीक है, वाइनमैन क्राउन ग्रिपर है। और तीसरा जो है वो है रॉयडेंट ब्रिज रिमूवर। ठीक है, ये जो चारों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, KY प्लायर्स, ट्राइडेंट क्राउन रिमूवर और वाइनमैन क्राउन ग्रिपर, ये सारे ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि प्लायर्स की तरह होंगे और ग्रास्प कर लेंगे। ठीक है, मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वहां पे आपको सारे नजर आ जाएंगे। स्क्रीन शेयर हो गई है? यस सर। ठीक है जी, ये देखें, ये वाइनमैन क्राउन ग्रिपर है। ये सबसे पहले KY प्लायर है। KY प्लायर में अगर आप ये देखें तो एंड में प्लायर की तरह का एंड में सॉफ्ट पैड्स हैं। ठीक है, और साथ में एमरी पाउडर है। ठीक है, ये रबर टिप्स होती हैं और एमरी पाउडर होता है, ये फर्म ग्रास्प दे देता है, और फर्म ग्रास्प की मदद से आप इसको फिर क्राउन को जैसी ग्रास्प करते हैं, एट द सर्वाइकल एरिया खुद ही पॉप अप कर जाता है क्राउन। KY प्लायर्स नॉर्मली जो यूज होते हैं, दे आर यूज फॉर टेम्पररी क्राउन। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज रॉयडेंट क्राउन एंड ब्रिज रिमूवर। ठीक है, ये भी इसी तरह रॉयडेंट क्राउन ब्रिज रिमूवर भी इसी तरह ही, अगर आप बी पिक्चर देखें, ए पिक्चर क्या है, KY प्लायर है, और बी पिक्चर ये रॉयडेंट क्राउन एंड ब्रिज रिमूवर है। ठीक है, ये भी फॉर्सेप्स को यूज करता है और इंगेज करता है मार्जिन ऑफ द क्राउन, और साथ वाले दांत पे फलक्रम लेता है। अगर आप ये देखें तो इसको, इसके पास एक एरिया है जो साथ वाले दांत से फलक्रम ले रहा है, यानी कि अगर आप इसको देखें, बी पिक्चर को देखें, अगर आप ये बी पिक्चर को देखें तो इस जगह पे आप ये देखें, ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है इसका, अगर आप कंसिडर करें कि ये क्राउन आपने मुंह में डाला है, पेशेंट की इतनी बड़ी डिवाइस मुंह में डाली है, तो ये साथ वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये वर्क करेगा किस तरह, ये फलक्रम के तौर पे काम करेगा और ये सर्वाइकल एरिया में जाकर फंसेगा। ठीक है जी, और इस तरह आप जब स्क्वीज करेंगे हैंडल्स को तो क्राउन आसानी से एलिवेट हो जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाए तीसरा क्या है, वाइनमैन क्राउन ग्रिपर। ठीक है, वाइनमैन क्राउन ग्रिपर भी इसी तरह का प्लायर है जिसके थ्रू आप इसको वो कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं क्राउन को।
ठीक है, इसी तरह का ये ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। अब ये देख लें, ये ट्राइडेंट, क्राउन, प्लेसर और रिमूवर है, ठीक है। ये भी इसी तरह का प्लायर है, ठीक है। इसके एंड्स देख लें, इसके एंड्स में ये 2 रबर के वो लगे हुए हैं, और ये भी इसी तरह, इसको यूं करके पकड़ेंगे, थोड़ा सा रॉक करेंगे और क्राउन बाहर आ जाएगा। लेकिन जितने भी ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कब यूज होते हैं, जब क्राउन्स जो होते हैं वो रिटेंशन जिनकी कम होती है, यानी कि टेम्पररी क्राउन्स। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। ठीक है, अब आ जाए आप, कहाँ थे आप? ये ट्रायल क्राउन रिमूवर है। अच्छा, अब आ जाए परकशन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स पे, ठीक है। परकशन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स पहले मैं बता देता हूँ स्क्रीन शेयर करके कौन से होते हैं, फिर मैं पिक्चर दिखा दूँ। परकशन टाइप, ठीक है। परकशन टाइप में कौन कौन सा आएंगे? कोरोना फ्लेक्स आएगा, कोरोना फ्लेक्स आएगा, ठीक है। क्राउन अमेटिक आएगा, ठीक है। मॉरेल आएगा, नॉर्मली मॉरेल हम यूज करते हैं, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्राउन एंड ब्रिज रिमूवर आएगा, ठीक है। और क्राउन ऑटोमेटिक हो गया, मॉरेल हो गया, ऑटोमेटिक क्राउन ब्रिज रिमूवर हो गया, न्यूमेटिक क्राउन रिमूवर।